हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल के प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जो पूरा चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया था कि उस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर 5 था वो बेसिक्स था पाइथन का, कि किस तरह से आपने स्टेटमेंट्स देखी, प्रिंट स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, आपने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखे, तो वो सब हमारा पाइथन का बेसिक्स था। पर अब ये जो हमारा चैप्टर है फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसमें हम देखेंगे किस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी, उनको चलाने का कंट्रोल किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना पाइथन आइडली को ओपन कर लेते हैं। अब उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपनी एक न्यू फाइल हमें चाहिए तो न्यू फाइल भी ओपन कर लेंगे। तो इसे हम स्क्रीन्स में स्प्लिट कर लेते हैं। तो पाइथन मैंने अपना खोल लिया है। यहाँ पे हमारा कौन सा है, इंटरैक्टिव मोड, और इधर है हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पाइथन है, जो उसका फ्लो ऑफ कंट्रोलर्स की बेसिक्स जो है वो तो हमने चैप्टर 5 में कंप्लीट करी। अब उसके एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना एक पुराना एग्जाम्पल जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, जैसे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे मैंने जो बेसिक ऑपरेटर्स थे उनका यूज़ करके दिखाया था। तो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या डिफरेंस होगा चैप्टर नंबर 5 से, तो पहले मैं आपको एक पुराना प्रोग्राम लिखती हूँ और फिर उसमें डिफरेंस बताऊंगी कि चैप्टर 6 किस तरह से अलग है। तो यहाँ पे चैप्टर 5 का प्रोग्राम जो है मैंने लिख लिया कि मैंने उसमें 2 नंबर लिए, नंबर num2, और मैंने क्या कराया, यूजर से इनपुट कराया। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों इनपुट्स का मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन करी कि num1 माइनस num2 मैंने करा और प्रिंट करा लिया अपने सबको, यानी कि जो भी वेरिएबल था उसको मैंने क्या करा लिया, प्रिंट के अंदर सेव करा लिया। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो देखो, अपने सबसे पहले तो इसे रन करते हैं, हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, तो चैप्टर 6 से हम क्या कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। तो देखो मैंने सेव कर लिया। अब देखो सबसे पहले नंबर एंटर करेंगे। मान लो मैंने नंबर ले लिया 23, फिर दूसरा नंबर मान लो मैंने ले लिया 3, माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं दोबारा इस प्रोग्राम को एक बार रन करना चाहती हूँ। तो एक और बार इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। मान लो इस बार मैंने नंबर लिया 23 और माइनस क्या कर रही हूँ, माइनस में कर रही हूँ 32। अब मैंने माइनस करा तो मेरा आंसर में क्या आया, -9 आ गया। पर मान लो कि अगर मैं किसी छोटे बच्चे के लिए प्रोग्राम बना रही हूँ तो उस प्रोग्राम में हम जब माइनस करते थे अपनी छोटी क्लासेस में, तो वो माइनस हमेशा एक पॉजिटिव होता था। हम कभी भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं करते थे। तो ये तो क्या है, ये तो मैंने फिक्स कर दिया कि num1 माइनस num2 ही होगा और कुछ और हम नहीं कर सकते। हम बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस नहीं कर सकते, ऐसा मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ा। जो भी num1 है उसी में से हमें num2 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो क्या करते, ये मैंने एक रिजिड प्रोग्राम बना दिया कि ऐसा ही होगा। पर चैप्टर 6 में क्या है, चैप्टर 6 है फ्लो ऑफ कंट्रोल, की आप खुद अपने कंट्रोल को, खुद अपना आपका जो प्रोग्राम आपने बनाया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसको कंट्रोल कर सकते हो इजीली। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मान लो ये स्टेटमेंट है हमारी। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ, जैसे मैं ये स्टेटमेंट यहाँ से हटाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए इस तरह से, मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस का यूज कर सकती हूँ। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन का यूज करेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 का पहला टॉपिक है वो क्या है, हमारा सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन का ही यूज करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, खुद सिलेक्ट करेंगे कि क्या हमें ये कंडीशन चाहिए या दूसरी कंडीशन चाहिए। मान लो कि अगर मेरे num1 की वैल्यू बड़ी है, num2 की वैल्यू छोटी है, तो इस तरह से हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब मान लो कि मेरी कंडीशन क्या है, num2 की वैल्यू बड़ी है और num1 की वैल्यू छोटी है, तो क्या मैं नेगेटिव आंसर अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं चाहूंगी कि num2 माइनस num1 हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने num1 और num2 एंटर करा लिया, उसके बाद हम इफ एल्स कंडीशंस का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ की, इफ num1 क्या हो, num1 अगर हमारा ग्रेटर है किससे, num2 से, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, num1 माइनस num2 हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। पर अगर ऐसा ना हो, अगर दूसरी कंडीशन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स का यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ से स्पेस इसे भी दे देते हैं ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे, रन करने से पहले क्या करेंगे, ये सेव, और ये सेव हो गया। सबसे पहले एंटर क्या किया, मान लो 23 एंटर किया, रिटर्न किया। इस बार मैंने माइनस किया 5, रिटर्न किया तो आंसर आया 18। दोबारा से क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करके देखते हैं। रन करेंगे दोबारा, तो इस बार मैंने नंबर लिया मान लो 45, रन किया। दूसरा नंबर क्या लिया, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 67। तो अब अगर मैंने num1 माइनस num2, अब देखो हमारा num2 क्या है, num2 बड़ा है, तो num2 बड़ा है यानी कि एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। तो रन करेंगे
तो देखो हमारा आंसर इस वक्त नेगेटिव में नहीं आया, हमारा आंसर पॉजिटिव में आया क्योंकि 67 माइनस 45 हुआ, यानी कि एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हुई। तो आई होप समझ में आया कि यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 है, अब इसे हम हटा देते हैं कि चैप्टर नंबर 5 नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चैप्टर नंबर 6 का यूज कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आया किस तरह से सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रन होंगे। तो हमने क्या किया, अपने इस प्रोग्राम को खुद ही कंट्रोल किया कि किस तरह से इसके फ्लो को हम देखना चाहते हैं, क्या हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए या नेगेटिव नंबर चाहिए, या चाहे जो भी हो जाए हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो हमने अपने प्रोग्राम के फ्लो को खुद ही कंट्रोल किया। तो ये हमारा सिलेक्शन वाली स्टेटमेंट हो गई। तो इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं क्योंकि ये तो हमारे चैप्टर 5 से ही रिलेटेड एग्जाम्पल था। तो अब इसे दोबारा से हम इसे हटा देते हैं, वरना दोबारा से इसको भी हमें रन करना पड़ेगा। तो एक बार क्या करते हैं, इफ और एल्स कंडीशन का ही यूज करेंगे तो अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मान लो इस बार हमारे वेरिएबल का नाम है एज, एज इज इक्वल टू, एज तो हमारी इंटीजर वैल्यू ही होगी, तो इंटीजर वैल्यू को हम एंटर करा लेते हैं। अब हमने एज एंटर करा ली। एज एंटर कराने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कंडीशन देंगे। मान लो कि हमें वोटिंग के लिए कर रहे हैं, तो जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले हैश का यूज करेंगे। हैश का यूज करने का मतलब है कमेंट दे रहे हैं, तो हमने कमेंट दिया और मान लो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सब हम यूज कर रहे हैं वोटिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे किया, अब कंडीशन लगाते हैं इफ अगर हमारी एज क्या हो, इफ हमारी अगर एज ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है किसके, 18 के, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, तो हम प्रिंट करा लेंगे, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया एलिजिबल टू वोट, यहाँ पे स्पेस दे ली तो एलिजिबल टू वोट। पर अगर मान लो कि किसी ने क्या किया, 18 से कम एज यहाँ पे हमें दे दी, यानी कि वो 18 या 18 से छोटा, सॉरी 18 से छोटा, यानी कि 17 हो सकता है, 16 हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। अगर 18 के बराबर या 18 से ज्यादा है तो हम क्या है, एलिजिबल टू वोट है। एल्स क्या हो जाएगा, एल्स हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, एल्स हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, अबे ओ तू अभी छोटा है बच्चों, यानी कि हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने लिखा एज इज इक्वल टू इनपुट लिया, यूजर से एंटर कराई वैल्यू। फिर अगर हमारी एज यूजर ने क्या एंटर कर दी, 18 या 18 से ज्यादा अगर उसने वैल्यू एंटर करी है तो हम क्या कराएंगे, एलिजिबल टू वोट प्रिंट करा लेंगे। पर अगर हमारे यूजर ने एज 18 से छोटी डाली है तो क्या प्रिंट होकर आएगा कि अभी तो छोटा है बच्चों, तो मतलब घर बैठ वोट नहीं डाल सकता। तो अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो फटाफट से रन करेंगे, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एंटर करा रहा है वैल्यू, तो मान लो मैंने डाल दी 40, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एज डाल दी 45, एंटर कराया तो यहाँ पे क्या गया, एलिजिबल टू वोट लिखकर आ गया, यानी कि हम क्या है, एलिजिबल है वोट डालने के। दोबारा से अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। मान लो एक बार मैंने एज के ले ली, मैंने ले ली, चलो मान लो 18 एज ले ली मैंने, एंटर कराया तो 18 साल वाला बच्चा भी क्या होता है, वोट करने के लिए एलिजिबल होता है। अब मान लो मैं दोबारा से क्या करती हूँ, अपने इस प्रोग्राम को एक और बार रन करके देख लेती हूँ। तो रन करेंगे। अब मान लो मैंने एज डाल दी, यहाँ पे मैंने डाल दिया, मान लो कि मैंने 11 एज डाल दी। अब क्या लिखा आया, अब तू अभी छोटा है बच्चों, यानी कि 11 साल वाले बच्चे क्या हैं, वोट नहीं डाल सकते, इसलिए अभी तू छोटा है। तो ये यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो आई होप समझ में आया किस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको इफ कंडीशन चाहिए या एल्स कंडीशन चाहिए, तो आप सिलेक्ट किस बेसिस पे करोगे वो आप यहाँ पे कंडीशन देके कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करते हैं अपनी इंडेंटेशन की। मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन हमारा क्या होता है, हमारे पाइथन में हम यूज करते हैं। बाकी जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम ब्लॉक्स जैसे जो हमारे होते हैं उनमें हम अलग मतलब इंडेंटेशन नहीं देते। इंडेंटेशन का यूज हम पाइथन के अंदर करते हैं, या आपने उसके जो फीचर्स ऑफ पाइथन था उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इंडेंटेशन किस तरह से यूज होगी वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो फटाफट से अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं। मान लो मैंने इस बार यूजर से इनपुट नहीं करा दी, इस बार मैं अपनी वैल्यूज आपको खुद ही दे रही हूँ। तो मान लो मैंने नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू, मैंने यूजर से इनपुट नहीं ले रही, सॉरी, मैंने यहाँ पे मान लो नंबर 5 यहाँ पे सेव करा लिया। फिर उसके बाद मैंने num2 लिया। num2 में मैंने अभी भी यूजर से इनपुट नहीं ले रही हूँ, मैंने कुछ अपनी ही वैल्यू सेव करा ली। मान लो मैं वैल्यू ले लेती हूँ, इस बारी 9 ले लेती हूँ, थोड़ा खुला खुला यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने 5 और 9 यहाँ पे इस बार खुद से ही मैंने क्या कर लिया, ये दोनों नंबर ले लिए। तो नंबर हो गया, num2 हो गया, नंबर और num2 हमने यहाँ पे एंटर कराया। अब मान लो मैंने इफ की कंडीशन लगाई, इफ num1 इज, मान लो मैंने क्या किया, इज ग्रेटर देन बोला, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अच्छा, क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई मिस्टेक दिख रही है? क्योंकि मैंने अभी अभी ध्यान से एक मिस्टेक देखी है कि मतलब एकदम साफ साफ दिख जाएगी आप लोगों को, मेरी भी पकड़ में आ गई है। अगर आपने पकड़ ली तो आप
आप काफी ज्यादा अटेंटिव हो और आप काफी ज्यादा होशियार भी हो, आपको पुरानी बातें भी याद रहती हैं। मैंने चैप्टर 5 में ही आपको कुछ जो एरर्स हैं वो समझाई थी, जिसमें हमने सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर देखी थी। तो ये हमारी कौन सी एरर है? फिलहाल मैंने यहाँ पर एक एरर करी है। यहाँ पर मैंने जो नाम सेव कराया है वेरिएबल का वो क्या है? num1, और n क्या है? कैपिटल, और यहाँ पे जो मैंने num1 लिखा है वो क्या है? स्मॉल। तो यहाँ पे हमारी पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसे ठीक करना पड़ेगा। तो इसे कैपिटल में करना पड़ेगा और इसको भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी एरर आएगी। सो इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अब देखो मैंने यहाँ पे कॉलन दिया, तो कॉलन देने का मतलब क्या है? और देखो अब मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो एंटर देने के बाद देखोगे कि यहाँ पे क्या है? थोड़ी सी स्पेस बच गई। तो ये जो स्पेस बची है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन देना। यानी कि अभी जो हमने अपने प्रीवियस 2 एग्जांपल करे ना, ये एंटर वाले, ये सॉरी सब्ट्रैक्शन वाले, ये जो 2 एग्जांपल करे, ये एलिजिबल टू वोट वाले एग्जांपल करे, तो इसमें जो हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाने के बाद ये कॉलन दिया फिर एंटर किया, तो ये जो स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुई, यानी कि हमने क्या किया? इफ की कंडीशन देने के बाद यहाँ पे हम अपना कुछ दूसरा ही प्रोग्राम लिखने के लिए जो स्पेस जनरेट करना है, ये होता है हमारा इंडेंटेशन देना। यानी कि अब मैं इफ की एक कंडीशन लगाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम क्या हो? रन हो। तो ये कंडीशन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, फिर एंटर किया, तो देखो यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गई और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? अपनी वैल्यूज को एंटर कर सकती हूँ। तो ये होता है हमारा इंडेंटेशन देना। तो अगर हमारा num1 ग्रेटर देन num2 है, तो मैं मान लो यहाँ पे बस प्रिंट कराना चाहती हूँ कुछ भी, तो मैंने प्रिंट करा लिया क्या कि, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया? num1 इज ग्रेटर देन num2 अगर होगा तो मैं प्रिंट कराऊंगी द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। अब मान लो कि ऐसा ना हो, यानी कि अब मैं इसे रिटर्न करवाना चाहती हूँ, तो अब देखो मैं सिर्फ यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करवाना चाहती थी, तो अब मैं क्या चाहूंगी? इस इंडेंटेशन से बाहर आना चाहूंगी। तो यहाँ पे हमें आपने बुक्स में भी देखा होगा कि यहाँ पे हैश लगा देती हूँ ताकि वो प्रिंट ना होकर आए। तो ये क्या है? ब्लॉक 1 है हमारा, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया? अपने क्या यहाँ ना लिख करके मैं इसे ऊपर लिखती हूँ, क्योंकि मैंने इंडेंटेशन तो ऊपर दी है ना, तो मैं हैश का यूज करती हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लॉक 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया? एक ब्लॉक अपना क्रिएट किया। इंडेंटेशन देने का मैंने अपनी एक ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करी। अब मान लो यहाँ पे एल्स की इफ की कंडीशन हो गई, तो अब मैं इस इंडेंटेशन से बाहर आ गई, मैंने हटा दी स्पेस को, फिर मैंने एल्स की कंडीशन दी। एल्स के बाद में देखो मैंने यहाँ पे कॉलन दिया, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ? इंडेंटेशन दे रही हूँ। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने अपने ब्लॉक 2 का हमने क्या किया? यहाँ पे यूज किया। अब मैं क्या करूंगी? एल्स की कंडीशन में क्या प्रिंट कराऊंगी? एल्स की कंडीशन में प्रिंट करा लेती हूँ, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया कि जैसे कि देन द भी लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि सिमिलरिटी रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी, num1 इज ग्रेटर देन num2, तो प्रिंट हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, और अगर एल्स दूसरी कंडीशन क्या होगी? द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक बार अपना रन करके देख लेते हैं। तो हमने प्रोग्राम को हमने रन किया तो सबसे पहले सेव हो जाएगा और रन होकर हमें आंसर क्या मिला? देखो, क्योंकि जब मैंने यूजर से इनपुट नहीं लिया था तो दोनों वैल्यूज हमारे पाइथन ने खुद ही देख ली, पहली 5 है दूसरी 9। तो मैंने देखा कि क्या num1 ग्रेटर है num2 से? 5 बड़ा है num2 से, यानी कि 5 बड़ा है 9 से? तो नहीं, तो यानी कि पहले वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो कौन सी कंडीशन फॉलो है? हमारी एल्स की कंडीशन की द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से क्या हुआ? रन हुआ। तो आई होप समझ में आया कि ये इंडेंटेशन क्या है। इंडेंटेशन यानी कि जो आप ब्लॉक्स का यूज कर रहे हो, कि आपने इफ की कंडीशन दी, एक ब्लॉक बना लिया, एल्स की कंडीशन दी, एक ब्लॉक बना लिया। इसी तरह से जब एलिफ का यूज करते हो, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं हैश लगा के, कि जब आप क्या करते हो? एलिफ का यूज करते हो, तो वो भी आपके लिए क्या है? एक आपके लिए ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, एक इंडेंटेशन वाला काम एलिफ भी आपके लिए करके देता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि सबसे पहला टॉपिक आपका जो सिलेक्शन है इफ, एलिफ और एल्स का, तो किस तरह से आप स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद इंडेंटेशन आपको किस तरह से देनी है, तो ये भी काफी बेसिक चीज थी और आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें अपने लूप्स की, तो जो कि हमारे फेमस लूप है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, जो हमारे बहुत काम आते हैं, तो फटाफट से अपने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप की भी बातें कर लेते हैं। लूप और व्हाइल लूप यूज करने के लिए मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है, ताकि हम जो हमारे सिलेक्शन और हमारे जो प्रीवियस जो टॉपिक्स थे वो मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने दोनों स्क्रिप्ट मोड जो हैं वो मैंने अलग अलग यहाँ पे बना लिए हैं। पीछे का कोई भी डेटा मैंने यहाँ पे सेव नहीं कर रखा। तो यहाँ पे क्या है, अब हम फॉर लूप का यूज देखेंगे, किस तरह से हम फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप हमारा क्यों काम आता है, किस काम आता है, इसका यूज हम किस तरह से कर रखे हैं, और फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना यूजिंग फॉर लूप से।
तो फॉर लूप क्या है, उसकी मैं अपनी एक डेफिनेशन है फॉर लूप की, जो आपकी बुक्स में भी है और मैंने आपको पढ़ाई भी है। तो वो डेफिनेशन मैं आपको पहले यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जो फॉर लूप है वो है क्या। तो मैं उसकी डेफिनेशन फटाफट से यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख ली है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि हम देख रहे हैं कि फॉर लूप का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर स्टेटमेंट इज यूज टू इटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस फॉर ईच आइटम इन अ रेंज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो फॉर स्टेटमेंट है ना, ये फॉर स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, ये इसलिए यूज़ होती है कि जो भी हमारे पास में जो भी वैल्यूज हमने इसे पास कराई हैं उस सब की एक रेंज को ये क्या करता है, कवर करता है। यानी कि जो भी सीक्वेंस है उस सब की रेंज ऑफ वैल्यू को क्या करेगा, फॉर लूप यहाँ पे हमारे पास शो करके देगा। यानी कि हर एक आइटम को वो अपने रेंज में ले आता है। तो फॉर लूप के हम अंदर क्या करता है, अपनी रेंज डालते हैं। फॉर एग्जांपल कि फॉर लूप हमारा क्या है कि हमने कोई एक पाइथन प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि वो क्या हो, जब तक यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई जो कंडीशंस लिखी हैं उसके अंदर एक एक करके वैल्यू जाती रहे और फॉर लूप जो है वो हमारा चलता रहे। तो फॉर लूप इस तरह से काम करेगा कि मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, अब मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू होता रहे। मान लो कि मैं 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिखना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। देखो अगर मैं ऐसा यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ तो बस अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट लिखा मैंने 1, एक मिनट सॉरी, प्रिंट करा मैंने 1, फिर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट कर दिया, मानो मैंने प्रिंट किया 2, फिर उसके बाद मानो मैंने क्या किया, प्रिंट कर लिया, यहाँ पे प्रिंट किया मैंने 3। तो इस तरह से मैं 3 तक प्रिंट करना चाहती थी, मैंने 3 तक प्रिंट किया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने प्रोग्राम को रन करूँगी। एक बार अपने मॉड्यूल को रन करते हैं तो सबसे पहले से सेव करेंगे, तो ये प्रिंट होकर आ गई गिनतियाँ 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। और यहाँ पे देखो अगर मुझे ऐसे 1000 तक लिखना है तो क्या मैं 1000 बार प्रिंट लिखती रहूंगी, तो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज तक जब मुझे अपने प्रोग्राम को रन करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस तरह से फॉर लूप का यूज करूंगी। मान लो कि जैसे मुझे किसी एक जैसे मान लो मैं नंबर से प्रिंट करना चाहती हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या है 1000 तक नंबर लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, फॉर लूप का यूज करूंगी। सो मैंने लिखा फॉर आई लिखो, कोई नंबर लिखो, कैरेक्टर लिखो, तो मैं एक रेंज के लिए एक लेटर ले रही हूँ, एक वेरिएबल ले रही हूँ। तो फॉर आई इन रेंज मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, मान लो मैं 1000 तक चाहती हूँ, चलो 1000 बहुत ज्यादा होगा, चलो मैंने 100 तक ही मान लिया। तो रेंज हमारी हमेशा एक वैल्यू कम तक चलती है। अगर मैं 100 तक प्रिंट कराना चाहती हूँ तो एक वैल्यू मुझे एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी। फॉर आई इन रेंज 101 मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया किसको, अब देखो 101 तक सारे नंबर किसमें हो गए, हमारे आई के अंदर सेव हो गए, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है आई। तो मैं प्रिंट किसको कराऊंगी, अपने वेरिएबल को ही प्रिंट कराऊंगी, और मैंने प्रिंट करा लिया आई को। अब मैं जब इसे रन करूंगी तो देखो हमारे सारी गिनतियां जो है वो प्रिंट होकर आ जाएंगी और मुझे बार बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो यहाँ पे आपको 100 तक पूरा आपका जो प्रोग्राम है वो रन होकर आपको मिला। तो देखो 1 2 3 ये क्या है, ये हमारा ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम देखें फॉर आई इन रेंज 0 से शुरू हुआ होगा, तो देखो यहाँ से हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो एक बार मैं इसे हटा देती हूँ, सॉरी एक बार इस वाली ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब क्या करूंगी, अब एक बार इसको दोबारा से रन करूंगी, तो देखो आपको फिर 1 2 3 दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। जब दोबारा देखेंगे हम, देखो हमारा नया प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ है, तो 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया लास्ट, वो हमारा 100 तक गया। तो ये हमारा इस तरह से देखो मैंने अब बार बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, सिर्फ फॉर लूप का यूज करके ही मैंने क्या कर लिया, इस सबको प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो ये तो सिर्फ नंबर प्रिंट कराने के लिए था। अगर जैसे मान लो कि अब मैं सिर्फ 50 तक ही, 50 में छोड़ो, मैं सिर्फ 20 तक ही नंबर प्रिंट कराना चाहती हूँ। अब मान लो मैं क्या इसे रन किया था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा तो देखने में दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे अब देखो 20 तक, अब मैंने 20 बोला ना तो इसलिए देखो 19 तक ही, एक मिनट 19 तक ही यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट होकर आई, क्योंकि रेंज हमारी 0 से शुरू होती है और इसलिए क्या गई हमारी 19 तक गई। तो आप समझ में आया किस तरह से फॉर लूप का यूज हुआ। ये काफी छोटा सा एग्जाम्पल था। फॉर लूप का हम और भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसके अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे, तो मुझे अगर देखना है कि कौन कौन से लेटर्स आए हैं उसके अंदर, तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर लूप का यूज कर सकती हूँ। मान लो फॉर लेटर इन, मान लो पहले तो मैं एक पैराग्राफ बना लेती हूँ, तो पैरा इक्वल्स टू, पैरा नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने, इसके अंदर मैं कुछ भी सेव करा लेती हूँ। मान लो मैंने कुछ भी इस तरह से सेव करा लिया, अब बहुत कुछ मैंने इसमें क्या कराया, सेव कराया। अब मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इतना सब यहाँ पे मान लो यहाँ पे एंटर दे दी ताकि आपको नीचे आराम से दिखे।
अब जब इस तरह से, हाँ एक चीज और बता देती हूँ, जब हम पाइथन में इस तरह से देखो मैंने एक दूसरी लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो मैं फिर अगर मैं ऐसा ना कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे स्लैश लगा के इस तरह से स्ट्रिंग पास कर सकती हूँ कि मैंने इसे भी क्या कर दिया, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का यूज किया और इसे एज अ स्ट्रिंग बना लिया। अब मान लो कि मैंने क्या किया, पैरा के अंदर ये सेव कराया। सो फॉर, अब हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लेटर, हम किसके अंदर सेव करा रहे हैं, फॉर लेटर इन हमारा जो पैरा है, फॉर लेटर इन पैरा हम यहाँ पे क्या कराएंगे, सेव कराएंगे। सो फॉर लेटर इन पैरा, फिर हमने क्या किया, अपना कोटेशन दिया, सॉरी कॉलन दिया। फॉर लेटर इन पैरा के बाद हमने अपना कॉलन दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि सारे लेटर्स प्रिंट हो जाएं। फॉर लेटर इन पैरा मैं क्या करूंगी, प्रिंट कर दूंगी। प्रिंट किसको करेंगे, हमारा वेरिएबल क्या बना, लेटर, क्योंकि मैंने पैरा के सारे वेरिएबल्स किसके अंदर सेव कराए, लेटर के अंदर, तो हम प्रिंट कर देंगे अपने लेटर को। सो प्रिंट लेटर, ये मैं तो अपने प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का यूज किया था, तो अभी क्या बन गई, पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। अब मैं क्या करूंगी, अपने इस लेटर को जो है वो प्रिंट कराऊंगी। तो प्रिंट कराने से पहले हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो देखो सबसे पहला वर्ड क्या है, WEUH FGSDJ फलान ठिकान। देखो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है, प्रिंट हो गए हैं, WEUH FGS, तो एक एक करके सारे लेटर्स क्या होगा यहाँ पे प्रिंट हो गए। और उसके बाद जैसे ही देखो यहाँ पे हमने स्पेस दिया यहाँ पर पे, तो वो स्पेस भी क्या है यहाँ पर हमारे पास हमें देखने को मिला। तो आई होप समझ में आया किस तरह से ये चीजें जो है वो फॉर लूप में काम करती हैं, यानी कि हमने सारी चीजें सेव कराई और उसके बाद वो काम हुआ। तो फॉर लूप का एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो आप लोगों ने देखा। अब ये तो एग्जाम्पल है कि हमने, हाँ ठीक है, चीजें प्रिंट करा रखी थी और वो सेम सेम प्रिंट होकर आ गई, यानी कि हमने ऑलरेडी सेव करा रखा था अपना डेटा और वही चीजें एक एक लेटर जो है वो प्रिंट होकर आ गया। अब मान लो मैं एक ऐसा फॉर लूप चाहती हूँ जो मेरे लिए कुछ वाकई जनरेट करके दे, जो वाकई मेरे काम का हो। जैसे मान लो कि फॉर लूप मैंने बनाया और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई एक टेबल जो है मैं चाहती हूँ, तो देखो अगर मुझे टेबल क्रिएट करनी है, जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 4 2 5 10, तो इस तरह से क्या है, मेरे पास टेबल है 2 का टेबल तो चलो मुझे आता है। अगर मान लो मुझे 17 का टेबल, 18 का टेबल, 28 का टेबल, 36 का टेबल, ये तो मुझे नहीं आता ना, तो ये मैं चाहूंगी कि मुझे पता चले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। जो मेरा वो था, मतलब मैं बीच में प्रोग्राम बना रही थी तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे पता नहीं कैसे पर ऑफ हो गई और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रन करके भी दिखा दिया। वो तो अच्छा है कि मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए थे, उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मैं दोबारा से आपको जो फॉर लूप वाला, जो टेबल वाला हमारा जो एग्जाम्पल था वो आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो उसका एक आउटपुट तो आपको यहीं पे दिख रहा है, 12 का टेबल मैंने आपको रन करके दिखाया था और 35 का। तो फिर भी उसे रन कैसे करना है मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले num इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, अपना इनपुट सेव करा लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा लिया, num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर या नंबर मैंने सेव कराया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपनी रेंज स्टार्ट करूंगी। सो फॉर आई, एक मिनट, आई इन रेंज, अब मुझे रेंज में टेबल कहाँ तक होता है, 10 तक आता है, तो रेंज मुझे 11 तक पास करनी पड़ेगी। सो फॉर आई इन रेंज 11, हम यहाँ पे कॉलन देंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर क्या कराएंगे, अब हमें कंडीशन चाहिए कि 12 1 से शुरू हो, 1 से 12 12 से 24, तो 1 से हमारी टेबल शुरू होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इफ आई, कंडीशन लगाएंगे, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, हमने कंडीशन लगाई, तभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे अपना जो नम है, जो भी यूजर इनपुट देगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आई से। अरे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो तब हमारा क्या होगा, ये प्रिंट होकर आएगा। तो सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट ले लिया, एक मिनट, यूजर से हमने इनपुट ले लिया कि नाम, वो हमें यूजर दे देगा। फिर उसके बाद मैंने रेंज पास करी 11 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक आएगा। पर मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आई 0 से बड़ा, यानी कि 1 से शुरू हो, तो मैंने 1 से शुरू करा लिया। रेंज जो है वो हमारी आई के अंदर सेव हो गई है, तो 1 2 3 4 सारे हमारे आई के अंदर आएंगे, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। अब क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। तो रन करेंगे अपने मॉड्यूल को, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद हमसे यहाँ पे क्या मांगना है, नंबर मांग रहा है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में 12 दिया था, तो एक और बार मैं आपको यहाँ पे 12 लिख के दे देती हूँ। मैंने 12 लिया, देखो 12 1 12 12 2 24 12 36 12 48 60 72 फलान डिकांड करते करते 120 तक हम आ गए। दोबारा से अगर हम इस प्रोग्राम को क्या करना चाहेंगे, रन करना चाहेंगे, तो एक और बार इसे रन कर लेते हैं। ऊपर तो मैंने आपको 35 का एग्जांपल दिया था, इस बार मान लो मैंने आपको 55 का एग्जांपल, एक मिनट सॉरी, मैंने अपना, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 55 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिटर्न किया। तो देखो 55 1 जा 55 55 2 जा 110, इस तरह से आपका देखो पूरा का पूरा टेबल आपके सामने प्रिंट होकर आ गया। तो ये हमने फॉर लूप का देखा कि किस तरह से हम टेबल्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आएगा कि फॉर लूप का यूज हम किस तरह से कर पा रहे हैं। तो अब ये तो हो गया, अब बात कर लेते हैं फटाफट से अपने वाइल लूप की, कि वाइल लूप को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो हैश का यूज करते हैं और वाइल लूप का स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यूजिंग व्हाइल लूप मैंने यहाँ पे अपना एक हेडिंग बना के लिख दिया है। अब देखो फॉर लूप क्या था, फॉर लूप था हमारा, ऐसा कह सकते हैं कि वो एक रेंज के लिए काम कर रहा था। पर व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप हमारे फॉर लूप से काफी ज्यादा डिफरेंस है या यूं कहूं डिफरेंट है, क्योंकि व्हाइल लूप यहाँ पे काम करता है कंडीशन के ऊपर। जब तक कंडीशन ट्रू है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहेगा, यानी कि मान लो जैसे पहली कंडीशन ट्रू है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया, दूसरी कंडीशन ट्रू है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया, तीसरी कंडीशन ट्रू है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया, चौथी कंडीशन फॉल्स है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन फॉर में क्या है, फॉर यहाँ पे काम करेगा रेंज तक, 1 से लेके 10 तक। 11 रेंज दिया तो 1 से लेके 10 तक काम करेगा, 20 रेंज दिया तो 0 से लेके 19 तक काम करेगा, सॉरी 0 से शुरू होता है। अब ऐसे ही अगर मैंने रेंज में दे दिया 100 तक, अगर मैंने रेंज पास कर दी तो 0 से 99 तक हमारा फॉर लूप काम करेगा। बीच में कुछ सही है गलत है उससे इस बात का कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो रेंज के अकॉर्डिंग काम करता है। पर व्हाइल लूप क्या करेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो अगर मैंने व्हाइल लूप एक ऐसा क्रिएट करे जिसकी कंडीशन हर बार ट्रू आ रही है, तो फिर क्या होगा, वो हमेशा, जैसे मैंने एक व्हाइल लूप क्रिएट किया जिसमें मैंने लिख दिया कि वोवल्स आर इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। अब ये कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट होते जाओ, पर अगर फॉल्स है तो मत प्रिंट होना। पर ये कंडीशन क्या है, तो ट्रू है कि वोवल्स हमारे ए ई आई ओ यू ही होते हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब ये फॉल्स हो ही नहीं सकती, तो ये हमारे लिए क्या देगा, इनफाइनाइट लूप क्रिएट करेगा। तो हमारा व्हाइल लूप इनफाइनाइटली यूज होगा। तो इनफाइनाइटली कब यूज होता है, अगर हमारी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, इफ कंडीशन इज ट्रू, या यूं कहूं इफ कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। तो क्या होता है, इफ कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, तो हमारा लूप क्या है, इनफाइनाइटली चलता है, इनफाइनाइटली टर्म्स तक रन होता रहता है। तो व्हाइल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो जैसे अगर मैंने काउंटिंग करी थी, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, काउंट किया था कि 1 से लेके 20 तक, या उससे पहले अगर देखे तो 1 से लेके 100 तक मैंने यहाँ पे काउंट करवाया था। तो 0 से शुरू हुआ था और मैंने काउंटिंग यहाँ पे करवाई थी, जो कहाँ तक गई थी, हमारी 100 तक गई थी। तो ये मैंने फॉर लूप का यूज करके किया था। पर अब व्हाइल लूप से अगर हमें काउंटिंग करानी है, व्हाइल लूप भी तो यही काम करेगा ना हमारे लिए, अगर जो काम मैं फॉर लूप से कर सकती हूँ वो व्हाइल से भी कर सकती हूँ कंडीशन लगा के। तो व्हाइल का अगर मुझे यूज करना है तो वो किस तरह से करूंगी, तो मैं काउंटिंग से शुरू करूंगी। तो मान लो मैंने फिलहाल के लिए काउंट के ले लिया, मेरा फिलहाल काउंटिंग हमारी 1 से शुरू होगी, तो मेरा फिलहाल काउंट क्या है, 1। तो इससे पहले मैं इन दोनों में डिफरेंस दिखाऊं कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में देखा, तो मैं फॉर का भी यहाँ पे प्रिंट वाले जो स्टेटमेंट है वो लिख लेती हूँ, ताकि आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों में डिफरेंस दिखे। तो फॉर की मैं स्टेटमेंट फटाफट से लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप बना लिया कि फॉर आई इन रेंज 21 प्रिंट आई, ये 20 तक गिनती काउंट करने के लिए है। व्हाइल में किस तरह से करेंगे, मैं कंडीशन दूंगी। मैंने सबसे पहले क्या किया, काउंट को कर दिया नंबर 1, यानी कि मेरा फिलहाल काउंट क्या है, 1 है। फिर उसके बाद मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगी, यानी कि व्हाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करूंगी। सो व्हाइल काउंट, अब मैं काउंट को चाहती हूँ, व्हाइल काउंट जब तक क्या हो, जब तक मेरा काउंट छोटा हो या बराबर हो किसके, 20 के, क्योंकि मुझे 20 तक प्रिंट कराना है। रेंज 21 लिखे यानी कि 20 तक प्रिंट होकर आएगा। सो व्हाइल काउंट, अभी फिलहाल मान लो काउंट को हम 0 से ही शुरू करते हैं, सॉरी 0 से ही शुरू करते हैं ताकि 0 से प्रिंट हो। सो काउंट इक्वल्स टू मेरा क्या है फिलहाल 0। व्हाइल काउंट जब तक हमारा काउंट क्या हो, एक मिनट यहाँ पे मुझे ठीक है कॉलम देना था। व्हाइल काउंट जब तक हमारा काउंट क्या हो, छोटा हो या बराबर हो 20 के, तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे किसको, हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल है काउंट। तो अपने काउंट, अपने वेरिएबल का नाम लिखा हमने व्हाइल काउंट। एक मिनट ब्रैकेट को बंद करना है, ठीक है। अब प्रिंट करा दिया, तो मेरा काउंट अभी तो 0 है, तो 0 प्रिंट होकर क्या आ जाएगा। पर मैं चाहती हूँ कि वो एक एक करके क्या रहे, आगे भी बढ़ता रहे। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, काउंट। अब देखो मैंने आपको जो वो पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि प्लस इक्वल्स टू, अगर मैं 1 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब होगा यहाँ पे कि काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो ये इस तरह से काम आता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल मेरा काउंट क्या है 0, तो प्रिंट क्या होगा, सबसे पहले 0, फिर काउंट में क्या हो जाएगा, काउंट प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 1 मेरा यहाँ पे आएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा 1, फिर प्रिंट काउंट 1 हो गया। फिर कभी फिलहाल मेरा काउंट क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो यानी कि काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो काउंट मेरा 1 था, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर यहाँ पे प्रिंट आएगी तो प्रिंट हो जाएगा 2। तो इस तरह से प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। तो एक बार फॉर लूप से रन होगा और एक बार व्हाइल लूप से। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो हमने रन किया। अब देखो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि 0 से शुरू होती हैं सारी चीजें, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक सब कुछ प्रिंट हुआ। तो ये किसकी वजह से प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ हमारा फॉर लूप की वजह से। फिर उसके बाद दोबारा से हमारी गिनती शुरू होती है 0 से, फिर 0 से लेके 1 2 3 4 5 करते 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 हम पहुंच गए यहाँ पे 20 पे। ये किसकी वजह से प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है हमारे व्हाइल लूप की वजह से। तो इस तरह से फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या करता है, काम तो सेम करते हैं, बस कंडीशन देने का फर्क है।
एक और भी डिफरेंस है कि फॉर लूप में क्या होता है, ये हम इनफाइनाइट तक नहीं लेके जा सकते। मान लो कि मुझे किसी प्रोग्राम को इनफाइनाइट टाइम तक रन करना है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रन करना है, तो तब मैं वाइल का ही यूज करूंगी, तब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं फॉर का यूज करूं। पर अगर मुझे एक रेंज तक के लिए काम कर रहा है तो मैं फॉर और वाइल किसी का भी यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से फॉर और वाइल क्या करता है, हमारे लिए काम करते हैं। तो आई होप समझ में आया हो किस तरह से फॉर लूप और वाइल लूप अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया। इसको फटाफट से यहाँ से हटा लेते हैं ताकि अब हम जो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम है उनको रन करके देख सके। फॉर लूप और वाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हमारा आता है ब्रेक स्टेटमेंट। एक ब्रेक स्टेटमेंट है और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो इन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हैश लगाएंगे ताकि हम पता कर सके कि हमारी हेडिंग है क्या। हमारी हेडिंग है ब्रेक, ताकि हम, अरे ब्रेक की जगह क्या लिख दिया मैंने, ब्रेक। अब ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ब्रेक के लिए अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मान लो कि हमारी कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे मैं आपको अगर आपको बुक का एग्जांपल ही दूं तो नंबर इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया फिलहाल के लिए 0 कर दिया। नम इक्वल्स टू क्या है मेरा 0। सो फॉर नम इन रेंज का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ब्रेक स्टेटमेंट समझ रहे हैं और साथ ही साथ में फॉर लूप का किस तरह से यूज करना है वो भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं। फॉर नम इन रेंज, रेंज हम कहाँ से दे सकते हैं, रेंज तो हम कितनी भी दे सकते हैं। तो मान लो मैंने 11 रेंज यहाँ पे पास कर दी, तो फॉर नम इन रेंज मैंने यहाँ पे 11 पास किया। तो नम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब नम इक्वल्स टू अगर आप नम प्लस 1 लिखोगे तब भी सेम बात है, पर अगर आप इसकी जगह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, नम प्लस इक्वल्स टू 1 करो तो भी सेम चीज ही आएगी, आपको बार बार दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा, रन होगा। तो अब देखो फॉर नम इन रेंज 11 नम इक्वल्स टू प्लस 1, ये हमने यहाँ पे कर दिया। सो इफ नम इक्वल्स टू मैंने बुक का एग्जाम्पल दे रही हूँ 8, यानी कि अगर मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि मैंने सबसे पहले अभी मेरा नंबर क्या है 0, फिर मैंने नंबर में मैं रेंज में ले रही हूँ कि यानी मेरी सारी नंबर्स की वैल्यू क्या है, सेव होती जाए, 0 1 2 3 4 से लेके 10 तक मेरी सारी नंबर सेव हो। फिर धीरे धीरे करके मेरे नंबर की वैल्यू बढ़े, अभी 0 है, फिर +1 होके 1 हो जाए, फिर +1 होके 2 हो जाए, फिर +1 होके 3 हो जाए। तो इस तरह से नंबर की वैल्यूज इंक्रीज होती रहे। पर अगर क्या हो, इफ नम इक्वल्स टू 8 आ जाए, यानी कि अब मैं कंपेयर कर रही हूँ, यानी कि अगर मेरे नम की वैल्यू 8 के बराबर आ जाए, तो फिर मैं क्या चाहूंगी कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अब मैं क्या करूंगी, एंटर करूंगी। अब ब्रेक हो जाए तो मैं प्रिंट से कुछ ना कुछ कराऊंगी, तो फिर मैं प्रिंट करा लूंगी। मान लो मैंने प्रिंट करा लिया, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया कि द नंबर बिफोर ब्रेक स्टेटमेंट आर, यहाँ पे स्पेस थोड़ी ज्यादा ही हो गई, ठीक है, द नंबर बिफोर ब्रेक स्टेटमेंट आर नम, यानी कि मेरे अगर जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो जो भी नंबर्स मेरे ब्रेक स्टेटमेंट से पहले वाले हैं वो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूंगी। तो मैं इस प्रोग्राम को क्या करूंगी, रन करूंगी, अपने मॉड्यूल को रन करेंगे। सबसे पहले ये सेव हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि सर द नंबर बिफोर ब्रेक स्टेटमेंट इज 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे मैंने नम इक्वल्स टू +1 कर रखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू सेम ही रहेगा, यानी कि हमारी 1 वैल्यू ही रहेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर +1 ऐड करना है तो पहले प्लस का यूज करना पड़ेगा, फिर इक्वल्स टू। तो नम प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या आ जाएगी, नम इक्वल्स टू नम +1। अब मैं क्या करूंगी, अपने इस प्रोग्राम को रन करूंगी, मॉड्यूल को रन करेंगे, रन करने से पहले सेव हो जाएगा। अब देखो जब हम रन करके देख रहे हैं तो मेरा नंबर क्या आया, द नंबर बिफोर ब्रेक स्टेटमेंट इज 1, नंबर बिफोर ब्रेक स्टेटमेंट इज 2 3 4 5 6 7 के बाद देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिर हमारा एक टाइम आया होगा जब 8 इक्वल्स टू 8 हो गया होगा। तो जैसे ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा ये फॉर लूप जो है वो काम करा और फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट ने यहाँ पे आगे एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से क्या करा, हमारा काम किया। तो आई अब समझ में आया किस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट ने काम किया। पर यही अगर मैं ब्रेक को ना यूज करके कंटिन्यू का यूज करती तो मेरा 8 के बाद क्या आना चाहिए था, 9 10, ये दोनों तो प्रिंट होना चाहिए था ना। तो अगर मैं देखो यहाँ पे छोटा सा चेंज करूं और यहाँ पे क्या कर दूं, कंटिन्यू कर दूं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू का यूज किया कि प्रिंट द नंबर बिफोर ब्रेक स्टेटमेंट्स को हटा करके मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे बस ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहती। अब मैं मान लो सिर्फ अपने नंबर को प्रिंट कराना चाहती हूँ, इतनी लंबी स्टेटमेंट वाला कौन पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ अपने नम को क्या कराना चाहती हूँ, प्रिंट कराना चाहती हूँ। जो भी वैल्यूज हमारे नम में सेव हो गई हैं वो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। अपने प्रोग्राम को क्या करूंगी, फटाफट से मैं यहाँ पे रन कर लूंगी। रन किया, सेव किया। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7
8 पे क्या हो गया, इफ नम इक्वल्स टू 8 हमें कंटिन्यू करना है, यानी कि जैसे हमारा 8 इक्वल्स टू 8 आ जाए, यानी कि 8 के बराबर आ जाए, कंटिन्यू करो, यानी कि दोबारा से प्रोग्राम को कंटिन्यू करो। फिर क्या आया होगा, नम 9 हो गया होगा, 9 8 के बराबर नहीं है तो 9 प्रिंट हो गया, तो 9 10 11 यहाँ पे क्या हो गया, हमारे लिए प्रिंट होकर आ गए। तो इस तरह से क्या किया इसने, हमारे लिए काम किया। तो आई होप समझ में आया कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से हमारे लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब एक कंटिन्यू का अलग से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अलग से देखना चाहो अलग से देखो, इसी को देखना चाहो इसी को देखो, क्योंकि सेम तो हमारे लिए, सॉरी अब ब्रेक हटा लेते हैं क्योंकि अब हमने क्या किया, कंटिन्यू का यूज किया है। तो आई होप समझ में आया कि कंटिन्यू किस तरह से काम किया। ब्रेक होता है कि कंप्लीटली अपने प्रोग्राम को हमने वहां से खत्म कर दिया, अब उसके आगे हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसके आगे कुछ भी रन हो। पर कंटिन्यू से अलग है। कंटिन्यू क्या करेगा कि वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, पर उसके आगे का प्रोग्राम हमारे लिए एग्जीक्यूट होता रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक का यूज करते हैं। अगर मुझे कंप्लीटली एलिमिनेट करना है आगे की चीजों को, तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगी। पर अगर मुझे आगे की चीजों को नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को एलिमिनेट करना है, फिर आगे कंटिन्यू करते रहना है, तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करूंगी, यूज करूंगी। तो इस तरह से हमारे ब्रेक और कंटिन्यू यूज होते हैं। अब जो हमारे पेपर में आता है, अब पेपर में आता है यानी कि सबसे ज्यादा काम का है हमारे, क्योंकि वही हमें नंबर दिलाता है, तो वो है हमारे क्या, सबसे खास हमारे नेस्टेड लूप। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया हैश लगा करके कमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप क्या होता है, हमारे लिए पैटर्न्स होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम इसमें पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला रहे हैं, तो वो होता है नेस्टेड लूप। जैसे कि हम नेस्टेड का मतलब हमने समझा है कि एक के अंदर दूसरी चीज चल रहा, तो वो हमारा नेस्टेड के अंदर आता है। अब वैसे मैं नेस्टेड लूप की बात करूँ तो जैसे आपके बुक का भी एग्जाम्पल है, एक पैटर्न काफी फेमस है जो पेपर में भी आ जाता है, आपकी बुक एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो नम इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इंटीजर नंबर ले लिया, क्योंकि मैं पैटर्न बनवाना चाहती हूँ। 1 नंबर का पैटर्न बनवाना है, 2 नंबर का पैटर्न बनवाना है, 10 नंबर का पैटर्न बनवाना है, 100 नंबर का पैटर्न बनवाना है, तो मुझे जो नंबर चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इंटीजर वैल्यू ले ली। इनपुट कराएंगे, मैंने क्या करा लिया यहाँ पे नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर करा लिया। अब यहाँ से पहले स्पेस हटा लेते ताकि अच्छा दिखे एक जैसा ही। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने सेव करा लिया ये। अब मेरा इनपुट हमारा यूजर जो है वो दे देगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, फॉर लूप का यूज करूंगी। फॉर आई इन, मैं क्या करूंगी, रेंज ले लूंगी। फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। रेंज वैसे तो हमारी 0 से शुरू होगी, पर मैं चाहती हूँ कि 1 से शुरू हो, और 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, जहां तक मेरे को नंबर दिया गया है, क्योंकि अभी नंबर मेरे पास नहीं है, नंबर हमें यूजर देगा। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 9, और मैंने इसे क्लोज कर दिया, और यूजर ने नंबर दे दिया 38। तो 9 और 38 में तो फर्क है ना, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से नंबर नहीं दे सकती। तो जो यूजर नंबर देगा, मान लो उसे 10 नंबर का पैटर्न बनवाना है, तो 10 का मतलब क्या हो गया, रेंज हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि मैं क्या चाहूंगी, जो भी नंबर हमारा यूजर देगा उसमें +1 चाहूंगी, तो नम +1 मैं यहाँ पे इस तरह से रेंज अपनी पास करूंगी। तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर जो भी एंड है हमारा, वहां तक हमें चलना है। कॉलन देंगे, नीचे आ जाएंगे। इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, मेरे आई के अंदर वैल्यू सेव हो गई। फिर मैं यहाँ पे पैटर्न बनवाना है। सो फॉर जे, अब दोबारा से लेंगे फॉर, क्योंकि सेम चीज नहीं ले सकते। फॉर जे इन रेंज, अब जे की रेंज, अब किस तरह से रेंज ले रहे हैं हम, क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। सो फॉर जे इन रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, आई +1 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब ये समझने वाली बात है ना। तो देखो पहले फटाफट से अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करती हूँ, फिर समझाती हूँ कि मैंने आई और जे का यूज क्यों किया। अब इसके बाद मैं क्या कराऊंगी, प्रिंट करा लूंगी, किसको, अपने जे को प्रिंट करा लूंगी। सो प्रिंट जे, और लास्ट में मुझे स्पेस भी चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, एंड कर दूंगी उसको, किसके साथ एंड कर दूंगी मैं अपना, 1 मिनट स्पेस देके सेमीकोलन के साथ, सॉरी कोटेशन के साथ, और मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसे प्रिंट कराया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट, अब इसको हम लास्ट में एट द एंड हम इसे प्रिंट करा लेंगे। अब ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए प्रिंट होकर आएंगी। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी समझा दूंगी किस तरह से ये काम कर रहा है। अच्छा, इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा वो इक्वल्स टू का साइन मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, तो देखो ये क्या हुआ, हमारे लिए एरर यहाँ पे क्रिएट होकर आ गई, क्योंकि एंड सेमीकोलन क्या मतलब है इसका, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इक्वल्स टू का यूज करूंगी। तो अब वो हमारा पाइथन समझदार है, वो समझ जाएगा। फटाफट से बस एक बार आप रन करके समझ लो, फिर उसके बाद मैं खुद आपको समझाती हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। मान लो मैंने एंटर कर दिया, मैं 34 नंबर्स का पैटर्न बनाना चाहती हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो देखो, ध्यान से देखो, आपको पैटर्न देखने को मिलेगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। अब जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। अब देखोगे तो पूरा पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा।
1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 4 7 ऐसे करते 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 हमने 34 तक हम क्या ले आए, यहाँ पर अपने पूरे पैटर्न को हमने रन किया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये रन हो रहा है। अब जैसे मैं दोबारा से मैं अपना इस प्रोग्राम को क्या करना चाहूंगी, रन करना चाहूंगी। तो देखो मैंने अपने मॉड्यूल को क्या किया, रन। इस बार मैं ज्यादा बड़ा अपना वो नहीं बना रही हूँ, इस बार मैं एक छोटा सा पैटर्न बनाऊंगी। मान लो इस बार मैंने पैटर्न बना लिया सिर्फ 4 नंबर का। तो 4 का कैसा हुआ, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो इस तरह से पैटर्न क्रिएट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आइए अब समझ में आया किस तरह से हमने इसका जो है अपने लूप्स का हमने यहाँ पे यूज किया। पर यहाँ पर हमने एक बार आई का यूज किया, फिर एक बार जे का यूज किया। तो ये हमने क्यों किया, तो ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये ऐसा हमने क्यों किया। देखो अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने क्या किया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे रन करना शुरू करेंगे। अपना मैंने पेन को छोटा कर लिया। देखो सबसे पहले आपने एक नंबर वैल्यू ली थी, यानी कि num इक्वल्स टू, थोड़ी सी राइटिंग खराब है, आप समझ लेना। मैंने इंट इनपुट करके अपना नंबर करा लिया था। फिर मैंने यूज किया फॉर का। फॉर में मैंने क्या किया, आई का यूज किया। फॉर आई इन रेंज का यूज किया था मैंने, और रेंज में मैंने 11 डाल दिया था। सॉरी 11 नहीं, मैं पुराना वाला ही याद आ रहा है। मैंने क्या किया, 1 से शुरू किया, और जो भी मेरा num प्लस 1 था वहां तक मैंने क्या किया, उस सबको रेंज वहां पे पास करी। इसके बाद थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, तो इसका मतलब क्या है कि अब आई के अंदर मान लो मैंने नंबर की वैल्यू दे दी 5। तो अब मेरा आई के अंदर क्या आया, पहले 1 आया, फिर num प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 1 से लेके 6 तक मेरी रेंज जो है आई के अंदर चलेगी। तो आई के अंदर क्या क्या सेव हुआ, 1 सेव हुआ, 2 सेव हुआ, 3 सेव हुआ, 4 सेव हुआ, 5 सेव हुआ, 6 सेव नहीं हुआ क्योंकि रेंज 1 कम तक चलती है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने यूज किया फॉर जे का। फॉर जे इन रेंज, मैंने फॉर जे की रेंज कहां से दी, 1 आई प्लस 1 तक दी। ये आपको बात याद होगी। अब आई के अंदर क्या है, आई के अंदर तो 5 तक सेव हो रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब उसके अंदर सेव करा दिया आई प्लस 1, यानी कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर एक बार आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। एक बार आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो इस तरह से जो आपने पैटर्न देखा था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरह से वो पैटर्न क्या है कंटिन्यू होता चल रहा था। तो अब मैंने सारा इरेज कर दिया। तो अब देखो लास्ट में फिर हमने क्या किया, अब मैंने फॉर जे इन रेंज में दिया था 1 आई प्लस 1, और फिर मैंने लास्ट में क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया अपने जे को। तो जे को जब प्रिंट कराया तो जे के अंदर क्या था, 1 था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या आया होगा, आई के अंदर वैल्यू आई होगी तो 1 प्लस 1 क्या हो गया होगा, 2। फिर अगली बार हमारी वैल्यू शुरू हुई होगी तो आई के अंदर वैल्यू 2 आई होगी। फिर 2 प्लस 1 क्या हो गया होगा, 1 2 3 हो गया होगा। फिर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, इस तरह से क्या हो गया होगा, हमारा पैटर्न जो है वो जनरेट हो गया होगा। तो आई होप समझ में आया कि मैंने एक बार फॉर आई और फिर फॉर जे मैंने किस तरह से यूज किया था। तो अब दोबारा से अपने जो है स्क्रीन को वापस से अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं। समझ में आया किस तरह से जो हमारे नेस्टेड लूप है वो यहाँ पे काम करते हैं, और मैंने आई का और जे का यूज क्यों किया था। तो इसी के साथ हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।